हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 9 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज है, पहला तो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर के। दूसरा इशू है एमएसएमईज में जो डिस्ट्रेस चल रहा है उसको लेके। तीसरा जो इशू है उसमें टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चौथा आर्टिकल हम देखेंगे कि एजुकेशन में जो विजिबिलिटी का जो इशू है, ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी बहुत सारा टैलेंट हमारा क्राइसिस में रहता है। तो ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि जिन बच्चों को दिखाई देने में प्रॉब्लम आती है उनकी हम हेल्प कर सकें। तो चार इश्यूज है, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है गोल्डन चैप्टर कंटिन्यूज। देखो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का विजिट अभी 4 दिन का इंडिया में, ठीक है। मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया, ओके। और स्टेटमेंट में सीधा सा दिखाई देता है कि अभी जो रिलेशनशिप है वो गोल्डन एरा में चल रही है, सोनाली अध्याय, ठीक है। तो 50 साल हो गए बांग्लादेश को लिबरेट हुए। दोनों कंट्रीज़ की रिलेशनशिप में अभी का जो रिलेशनशिप का लेवल है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है। इंडिया ने भी देखो अपनी तरफ से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश को प्राइम पोजीशन दे रखी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस को देखते हुए बांग्लादेश भी इस सेंसिटिविटी को समझता है कि भाई चाइना के डेट ट्रैप में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए भी इंटरेस्ट की बात ये आती है कि देखो, कोविड पैंडेमिक के बाद में जो इकोनॉमिक क्राइसिस और यूक्रेन जो अभी इशू चल रहा है जिसमें रशिया ने इन्वेड कर रखा है यूक्रेन को, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मेनली एनर्जी प्राइस राइज होने की वजह से। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये बांग्लादेश को ऑटोमेटिकली इंडिया की तरफ पुश करते हैं। साथ में इंडिया भी है वो चाइनीज़ प्रेजेंस को मिनिमाइज रखना चाहता है और जितनी भी साउथ एशियन इकोनॉमीज़ हैं उनको साउंड बनाने की इंडिया की एक मंशा रहती है, क्योंकि पड़ोसी अगर संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, तो हम अपने आप प्रोग्रेस कर लेंगे। नहीं तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ हमारा इशू चलता ही रहता है, ठीक है। अब देखो, दोनों कंट्रीज़ की जो लीडरशिप में एक मेच्योरिटी बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। जैसे हम एनआरसी का नाम भी करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नाम भी आता है, इन पर इतनी ज़्यादा बातचीत करते ही नहीं है। बातचीत होती है पॉजिटिव इश्यूज़ पर कि हम कैसे हमारी डेवलपमेंट इंश्योर कर सकें, और उसी का नतीजा आज है। कनेक्टिविटी अच्छी खासी है, चाहे आप रेलवे लो, रोड लो, वाटर लो। $18 बिलियन के लगभग ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में होने लग गया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा एक सीन शो करता है। इसके अलावा देखा जाए तो बायलैटरल टाइज 2008 से लेकर अभी तक केवल प्लस में ही जा रहे हैं, माइनस में नहीं गए अभी तक, ठीक है। इसमें चाहे वो मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हो उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पर बांग्लादेश में, उस टाइम पर भी हमने मैत्री एक्सप्रेस शुरू की, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ढाका से कोलकाता के बीच में, ठीक है। 2008 में ये लॉन्च हो गई थी। फिर आप देखो, इंडिया के खिलाफ में जो इंसर्जेंसीज बांग्लादेश की ज़मीन से होती थी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म किया। फिर 2010 में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन ये फाइनलाइज हुआ, जिसमें बांग्लादेश के जो गुड्स हैं उनको इंडिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया, ठीक है। इंडिया ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया कि हाँ जी, बांग्लादेश अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेच सकता है। और करंट जो विजिट हुई है इसमें भी 7 अलग अलग एस्पेक्ट्स में एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हुए हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, एनवायरनमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, रेलवे हो, लॉ हो, या कुछ और पॉइंट्स हो जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन सब को लेकर के भी प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हुए हैं। वाटर शेयरिंग की बात करें तो देखो, जो कुशियारा रिवर है जो कि असम से ओरिजिनेट होती है मेनली अगर देखा जाए, ठीक है, असम वाले रीजन सिलचर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर वो बांग्लादेश में एंटर होती है, तो उसके पानी को शेयर करने को लेकर के फाइनलाइज हुआ है एग्रीमेंट। इसके अलावा फेनी रिवर जो कि त्रिपुरा से ओरिजिनेट होकर के फिर बांग्लादेश में एंटर होती है, तो उसके लिए भी एक टेम्प्रेरी वाटर शेयरिंग अकॉर्ड है, वो फाइनलाइज हो रहा है। इसके अलावा तीसरा एग्रीमेंट है वो अभी भी फंसा पड़ा है, जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंसेंसस निकल के नहीं आ रहा है। इस वजह से बांग्लादेश के साथ में ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हो रहा है। बाकी इसके अलावा आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखें
तो एक जॉइंट रिवर कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो कि 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। 54 ऐसे रिवर्स हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट होकर के बांग्लादेश में जाती हैं, ठीक है। साथ में फ्लड डेटा शेयरिंग कि भाई कहीं पे पानी का अगर फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉपर डेटा शेयरिंग हो सके। इसके अलावा देखा जाए तो 200 के लगभग बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात की गई है। कैसे? जो वो मिलिट्री पर्सनल्स जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अपनी शहादत दी थी, उन बच्चों को उनके हो सकता है उनके पोते हों, वो पोते पोती नाते नातिन, उनको ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसका मतलब कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है पीपल टू पीपल टाई भी इंश्योर करना चाहती है, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल टू पीपल टाइज ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सरकारें तो देखो फिर भी बदलती रहती हैं, पर लोग तो वही रहते हैं ना, तो वो एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखो, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा की बात करें, इस पर बातचीत चल रही है, जल्दी ये फाइनलाइज होने, नेगोशिएशंस इस पर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बात क्या है कि 2026 के टाइम पर बांग्लादेश जो है वो लेस या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी से निकाल करके डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो एलडीसी की कैटेगरी में होने का फ़ायदा बांग्लादेश को ये था कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे ना, वो ट्रेड बेनिफिट दिया करते थे बांग्लादेश का, वो ट्रेड बेनिफिट बंद हो जाएगा, तो उस बेनिफिट को कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत है बांग्लादेश को। इसलिए ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इंडिया के साथ में, ये बांग्लादेश जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना चाहता है, जिससे क्या होगा कि बांग्लादेश अपना खुद का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में आसानी से बेच सकेगा। इंडिया के प्रोडक्ट भी देखो बांग्लादेश में जाके बिकते हैं, ये चीज़ हमने एक्सप्लेन पेज पे पहले डिस्कस कर ली है। फिर हम बात करें एनर्जी सेगमेंट की। देखो अभी एनटीपीसी के द्वारा बांग्लादेश और एनटीपीसी इंडिया की तरफ से देखा जाए तो 50-50 शेयरिंग पे, जॉइंट वेंचर पे एक पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा रामपल में, ठीक है, 1320 मेगावाट का, जिससे बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई हो सकेगी। इसके अलावा गोड्डा, झारखंड में एक जगह है गोड्डा, वहाँ पर भी एक पावर प्लांट है, अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ है, उसमें 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वो सारी की सारी बांग्लादेश को ही बेची जाएगी, ठीक है, इंडिया में बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं है उसका। तो इस तरीके से एनर्जी सेगमेंट में भी अच्छी रिलेशनशिप है। इसके अलावा असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, वहाँ से लेकर और बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है वो भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट की बात हमने कर ली। फिर और बात करें इकोनॉमिक टाइज में, तो इंडिया ने $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया बांग्लादेश को, जिसमें 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट तो केवल डिफेंस से रिलेटेड है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है लोन, जितना आपने अमाउंट दिया उसका आप ब्याज लेते रहते हो और भाई प्रिंसिपल भी मांगते रहते हो, ये तो हो गया लोन का तरीका। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या हो गया, जैसे $8 बिलियन का ये लाइन ऑफ क्रेडिट अगर इशू किया है बांग्लादेश के लिए, तो इस 8 बिलियन में से मान लो बांग्लादेश ने केवल $6 बिलियन ही यूज़ किए, तो बांग्लादेश इस $6 बिलियन का ही पैसा रिटर्न करेगा और $6 बिलियन पे ही ब्याज देगा, $2 बिलियन पे नहीं देगा, क्योंकि उसने यूज़ नहीं किया। हाँ, ज़रूरत पड़े तो उस $2 बिलियन को भी यूज़ कर सकता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जो बोरोवर है ना उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो वो चीज़ दी गई है, इसको एक tariqe से सॉफ्ट लोन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी अपनी रिड्यूस करना चाहता है, और इंडिया भी ये चाहता है कि चाइनीज़ फुटप्रिंट को हम रिड्यूस कर सके बांग्लादेश में, क्योंकि अभी पाकिस्तान और श्रीलंका के जो हाल हुए ना, ज़रूर बांग्लादेश ऐसी परिस्थितियों में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी के अंडर में चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया, पर चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है ना, वो अब इन छोटे कंट्रीज़ को समझ में आने लग गई है। फिर आ जाओ रोहिंग्या इशू की बात करें, तो देखो म्यांमार इंडिया से तो रिक्वेस्ट की ही है कि भाई आप म्यांमार में जो मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है नेपीदा, दैट मीन्स म्यांमार की कैपिटल में जो मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है उससे बातचीत करें इंडिया, और ये जो रिफ्यूजीज हैं रोहिंग्याज, इनको रिपैट्रिएट किया जाए, दैट मीन्स उनको वापस से उनके देश में भेज दिया जाए। अब देखो इंडिया ने अपनी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो दी है और आगे भी देने की बात कही है, पर आगे देखने वाली बात यह है कि क्या नेपीदा में जो सरकार बैठी है, वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट बैठी है, वो इन रोहिंग्याज को एक्सेप्ट करेगी,
और ये तब तक नहीं होगा जब तक चाइना वहाँ पर दबाव ना बनाए म्यांमार में, और ये लगता नहीं है कि चाइना अपनी तरफ से कुछ होने भी देगा इस तरीके से। फिर आ जाती है बात कि बांग्लादेश में हिंदूज पर अटैक होते हुए बहुत सारे देखने को मिले हैं, पर फिर भी करंट गवर्नमेंट जो है ना पीएम हसीना के अंडर में, उनके अंडर में बांग्लादेश का जो सेक्युलर नेचर है उसको ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है कि हाँ भाई रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को देख करके हम किसी पर अटैक ना करें। पर फिर भी अभी आप देखो कि कई इंसिडेंट आ जाते हैं। साथ में जो भी वॉर क्रिमिनल्स हैं बांग्लादेश में, उनको सही टाइम पे कन्विक्ट करना और बाद में फांसी की सज़ा देना, एग्जीक्यूट करना, ये भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट है ना, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट, उनके मोराल को थोड़ा सा झटका पहुंच रहा है। जैसे कि प्रो पाकिस्तानी जमात इस्लामी, ये पाकिस्तानी जमात इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट हैं, तो इनके फेवर में जो लोग काम करते हैं ना, उनको बड़ा झटका मिल रहा है जब शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिज्म को प्रमोट करने वाले लोग जो कि वहाँ पर वायलेंस क्रिएट करते हैं, उनको सजा दें। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि अभी भी पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिज्म हमारे लिए प्रॉब्लम है, और टेररिस्ट कुछ ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश की ज़मीन पर अभी भी मोर और लेस छुप छुप करके अपनी ट्रेनिंग लेकर के और टारगेट करते हैं अपने खुद के हिंदूज़ को भी वहीं की वहीं पे, जिससे कि वो हिंदूज़ को फोर्स करें कि भाई आप बांग्लादेश को छोड़ो और इंडिया में माइग्रेट करके चले जाओ। पर फिर भी आज देखो कि दोनों कंट्रीज़ लगातार अपनी बायलैटरल रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट, पर हमें जो सिल्वर लाइंस हैं उनको और ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और ये जो मेनेसेस है ना, टेररिज्म, सेपरेट, ये जो क्या नाम है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या फिर हिंदूज़ पे जो अटैक हो रहा है, इनको टैकल करने के लिए दोनों कंट्रीज़ को साथ में काम करना होगा, नहीं तो बांग्लादेश ही इंस्टेबल नहीं होगा, इंडिया पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेइंग टू द फोर। देखो अभी कल की ही न्यूज़ थी, रिपोर्ट हमने अच्छे से एनालाइज की थी शाम वाले वीडियो में, वो ज़रूर देख लेना आप। ठीक है, देखो जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ था तो लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद में एमएसएमई सेक्टर डिस्ट्रेस में ना जाए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया था गवर्नमेंट के द्वारा, एक स्कीम लॉन्च की गई थी, वो थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कि जिससे कि जो एमएसएमई डिस्ट्रेस में चल रहे हैं उनको सहायता मिल सके। ठीक है, अब क्या था कि आपको पता है पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई थी, और आपको ये भी पता है कि बहुत सारी एमएसएमईज़ में, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो एमएसएमईज़ में डिप्लॉयड है ना, तो उनको सैलरी भी देनी होती है। एमएसएमईज़ ने जो मार्केट से लोन ले रखा था, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसीज हो या कोई और से, तो उनको भी पैसा रिटर्न करना था उनको। तो ऐसे में एमएसएमईज़ को क्रेडिट फैसिलिटी की बात की गई थी इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, और ये था कि जितना कर्जा है एमएसएमईज़ में उसका 20% तक जो है वो और लोन दे दिया जाएगा, जिससे कि वो फिर अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकें। ऐसे में इस स्कीम के अंडर में लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए के लगभग का लोन दिया गया। और आप देखो कि अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई, ठीक है, आरटीआई के बेसिस पे, कल ही हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी। उस रिपोर्ट में क्या क्लियर हुआ कि जितना लोन दिया गया था ना, ये 2,80,000 करोड़ रुपए का, इसमें से 16.4% तो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें भी मेनली कौन से एमएसएमईज हैं जिन्होंने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया था ना इस स्कीम के अंडर में, वो ज़्यादा क्राइसिस में आ रहे हैं। तो ऐसे में डिस्ट्रेस अभी तक भी एमएसएमईज की ख़त्म नहीं हो रही है, चाहे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी हेल्प दी हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक कंपनी स्टैब्लिश की गई थी इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एमएसएमईज की सहायता के लिए, कि जिससे कि लोन देते टाइम पे बैंक अगर किसी गारंटर की बात करे तो वो गारंटी के तौर पे ये कंपनी काम करेगी। कंपनी का नाम रखा गया था द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। इस कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 16.22 लाख लोन्स ऐसे हैं जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, और वर्थ देखी जाए तो वो कितनी आ चुकी है, 11,893 करोड़ रुपए का लोन जो था वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे में जो सहायता दी गई थी ना इमरजेंसी क्रेडिट देने में, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन देने में एमएसएमईज को, उसके पॉइंट तो ये था कि स्मॉलर फर्म्स को थोड़ा सा पिक किया जाए। तो इस तरीके से एमएसएमईज, और वो भी कौन से एमएसएमईज जो कि थोड़ा सा कम स्केल पे परफॉर्म कर रही हैं, उनका क्राइसिस। अच्छा,
ये एनपीए में जो कन्वर्ट हुए ना जितने भी लोन्स, वो ज़्यादातर वो लोन्स हैं जो फर्स्ट ट्रेंच में लिए गए थे। फर्स्ट ट्रेंच का मतलब जब पहली बार ये स्कीम जब लॉन्च की गई थी, उस स्कीम में पहली बार जब लोन अवेल कराए गए थे। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि हमने जो बात की है वो बैंकों से और एनबीएफसी से लिए हुए लोन की बात की है। सवाल ये है कि क्या सारी एमएसएमईज केवल फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेती है? आंसर है नहीं। हमें इस डिस्टिंक्शन को समझना पड़ेगा, इस अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिन एमएसएमईज को फॉर्मल फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है उन्होंने तो लोन ले लिया था, पर जिन एमएसएमईज को इनफॉर्मल मैनर में लोन लेना पड़ता है, क्या वो क्राइसिस से बाहर निकल पाई? इसका जवाब है नहीं। बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है हमारे यहाँ पर। पेंडेमिक का जो असर है वो एमएसएमई सेक्टर पे अगर आप देख पा रहे हो तो उसका ज़्यादा असर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली एमएसएमईज पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसको ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, यहाँ पर लेबर फोर्स हमारा बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड है, और अगर हमने एमएसएमईज को टाइम पर स्ट्रेस से नहीं निकाला तो इसका मतलब हम वाकई में लेबर मार्केट की डिस्ट्रेस को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सीधी सी बात है, फॉर्म परफॉर्म नहीं करेगी तो सैलरीज टाइम पे नहीं आएगी, ना हाइक उनको टाइम पे मिलेगा सैलरी वेजेस में। इस तरीके से लेबर मार्केट क्राइसिस में जाएगा, और लेबर मार्केट क्राइसिस में जाएगा तो लोगों के पास में पैसा नहीं होगा खर्च करने का। अब पैसा नहीं होगा तो फिर डिमांड कैसे बनेगी? डिमांड नहीं बनेगी तो सप्लाई किस बात की कर लोगे फिर आप? तो कुल मिलाकर के ये एक विशियस साइकिल चल जाएगा। तो ऐसे में एमएसएमईज को हमें रिवाइवल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ए सूटेबल टीचर। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर आंचल चौमाल और अनुपमा राज जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि देखो, हम एजुकेशन की बात करते हैं, बट वेल क्वालिफाइड टीचर्स जिनके पास में स्किल्स हो, जिनके पास में सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो, जिनके पास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, जिनको ये पता हो कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से वो पढ़ाएं, तब जा कर के हम एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड मैनर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ पर टीचर्स की रिक्रूटमेंट इस तरीके से होती है? तो आंसर है कि भाई बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, और वो भी एडिक्वेटली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे आप रीजन वाइज देखो, स्कूल वाइज देखो, या स्कूल के टाइप, जैसे सेंटर, स्टेट, प्राइवेट स्कूल कोई भी हो, तो उनमें आप देखो कि अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, जो कि जितनी परफॉर्मेंस एक टीचर की मिलनी चाहिए वो परफॉर्मेंस बिना चेक किए ही रिक्रूटमेंट हो जाती है। साथ में कॉम्पिटेंसी भी देखने की ज़रूरत होती है। देखो, हमारे यहाँ पर टीचिंग को आप देखा करो, टीचिंग को इस तरीके से लिया जाता है कि जी कुछ भी नहीं हो रहा ना तो टीचर बन जा, पढ़ा ले किसी को। इस तरीके का बिहेवियर है। हमने अभी तक, आपने भी खुद ने नोटिस किया होगा कि टीचिंग को इस तरीके के सेगमेंट में डाल के रखा हुआ है कि जी ये तो हमारे पास में बैकअप एनी टाइम अवेलेबल है, कुछ नहीं करना ना, कोई बात नहीं, पढ़ा ले, ट्यूशन करा दे बच्चों को। इस तरीके का बिहेवियर है हमारे यहाँ पर। और ये जो चीज़ है ना, जिसमें हमने टीचिंग को फॉर ग्रांटेड ले रखा है, इसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे एजुकेशन आउटकम पे। वैसे देखा जाए तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो कंडक्ट होते हैं। जो स्टेट लेवल पे होता है तो स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सेंट्रल लेवल पे भी होता है। अब इसमें देखा जाए तो ये टेस्ट जो है वो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसमें फिर ये टेस्ट लिया जाता है। बट वही चीज़ है कि बहुत सारे कारणों को लेकर के इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। सबसे पहला कारण तो होता है, बोलो बहुत कम लोग पास होते हैं। दूसरा कारण ये रहता है कि क्वालिटी ऑफ टेस्ट बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत पुअर है, और पेपर बहुत लेंदी करवा देते हैं। इस तरीके के रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और रही सही में अभी रिसेंट आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट को लेकर के कितना बड़ा घपला निकला है, स्कैम निकला है। ठीक है, वहाँ की पूरी सरकार को हिला करके रखा हुआ है। ऐसा सिस्टम चल रहा है अभी। तो ऐसे में एक जो गैप है टीचिंग लर्निंग एस्पेक्ट को हम अंडरस्टैंड करें और एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल क्या है, वो गैप को मिटिगेट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो अपनी तरफ से बहुत कुछ रिकमेंड करती है, जिससे कि एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक लर्निंग प्रोसेस को अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। पर वही चीज़ है कि उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जिसमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि एक इंडिविजुअल
टीचिंग को लेकर के कितना मोटिवेटेड है, कितना पैशनेट है, कि मजबूरियों में टीचिंग कर रहा है या वो खुशी खुशी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें मिलकर के फिर डिसाइड होगी कि वाकई में एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें क्या देखने की ज़रूरत है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या देखा जाए भाई, नॉलेज कितना है, कोर नॉलेज एक सब्जेक्ट का, स्किल्स कैसी है टीचिंग की, एक बंदा कितना ज़्यादा टीचिंग को लेकर के कहते हैं ना कि डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो कितना इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ें अगर हम प्रॉपर एनालाइज कर लें, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, तो जा करके कोई बात बने कि हाँ सही में टीचिंग करने के लिए ही एक इंडिविजुअल ने अपनी डेडिकेशन दिखाई है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि एक पेपर पेंसिल से टेस्ट ले लिया और हाँ जी पास हो गए, मार्क्स ले लिए, रिक्रूटमेंट कर दिए। अब ये भी नहीं देखा कि वो बंदा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ और तैयारी कर रहा था, अब टीचर बन गया मजबूरन। तो वो चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। साथ में जिस बंदे की भी आप रिक्रूटमेंट करते हो टीचर के तौर पे, ये देखो कि वो स्टूडेंट्स के लिए कितना एम्पैथी रखता है। कहने का मतलब, एक क्लास में 20-25 स्टूडेंट बैठे हैं और एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी किस बच्चे को कितनी अटेंशन की ज़रूरत है। पर यहाँ पर बात आ जाती है फिर टीचर स्टूडेंट रेशियो की, और ये तो बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ा हुआ है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल में देख लो, चाहे प्राइवेट स्कूल्स में देख लो, हर जगह पे भीड़ पड़ी है और एक टीचर जो है वो कोई 60-70 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाता रहता है। तो वो कहाँ से अच्छी डिलीवरी दे पाएगा, एक एक बच्चे को अटेंशन ही नहीं मिल पाएगी। साथ में जो कल्चर है क्लासरूम की, वो किस तरीके से मैनेज हो रही है, एक जो डेकोरम होना चाहिए क्लास में वो मेंटेन्ड है भी कि नहीं। तो इस तरीके से एक हॉलिस्टिक मैनर में पूरा एनालिसिस होना चाहिए, और ये चीज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अवेलेबल है। तो ऐसे में टीचर की क्वालिटी, एजुकेशन जो है वो इक्विटेबली अवेलेबल हो स्टूडेंट्स के लिए, ये, और तीसरी कोर कॉम्पिटेंस कि वाकई में बंदा एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, पढ़ाना चाहता है कि नहीं, जो इंडिविजुअल है वो पढ़ाना चाहता है कि नहीं, चाहे लेडी हो चाहे मेल हो फीमेल हो जो भी है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो ये सारे एस्पेक्ट्स अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो क्लियर बेंचमार्क होना चाहिए क्वालिटी असेस करने का, वेल डिजाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, और मेन फोकस होना चाहिए टीचिंग लर्निंग आउटकम, कैसे हम अच्छा कर सकें। तब जा करके हम एजुकेशन को अच्छे से हाई लेवल तक ले जा पाएंगे। तो ये एक हो गया टीचर जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एजुकेशन में, उनका रोल कैसे हम प्रॉपर मैनर में इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वे ऑफ सीइंग। अमरजीत सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। बोले 35 साल पहले राजेंद्र प्रसाद यादव नाम का एक बंदा जो बिहार में पढ़ रहा था, उसको ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल ब्लर चीज़ें दिखती थी। एनेक्डोट है ये, ऐसे राइटिंग का मेथड ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ब्लर दिखती थी पूरी चीज़ें, तो ऐसे में टीचर्स उससे क्वेश्चन करते, जवाब नहीं दे पाता था, पर किसी को पता ही नहीं था कि भाई उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो, देख नहीं पा रहा है, ठीक है। पर पनिशमेंट के तौर पे उसको पीछे बिठा दिया जाता था। ऐसे में उसकी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने में कुछ टाइम लगा, बट जब रिकग्नाइज हो गई ना प्रॉब्लम, उसके बाद में रिजल्ट ये रहा कि आज वो बंदा है ना WHO के अंडर में काम करता है, कंट्री का मेडिकल ऑफिसर है। कहाँ पे? WHO के अंडर में, फिलीपींस में। तो कहाँ से कहाँ पहुँचना हो गया एक बंदे के लिए पॉसिबल। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि ये राजेंद्र प्रसाद यादव का जो केस है बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ पर करोड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट से ग्रसित हैं, देख ही नहीं पाते हैं, और उनको खुद को भी नहीं पता, और आसपास में टीचर्स की अटेंशन भी नहीं मिलती, और साथ में टीचर्स भी इतना अटेंशन पे करें, माता पिता इतना अटेंशन नहीं पे करते। तो हमें जो बच्चों को चश्मे अवेलेबल कराने चाहिए ना, स्पेक्टिकल्स, वो थोड़ा सा इजी गोइंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब देख ही नहीं पाएगा ब्लैक बोर्ड पे बच्चा तो वो समझेगा क्या। प्रॉब्लम आती है फिर, सीधी सी बात है। तो ये जो ब्लाइंडनेस है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये बताया जा रहा है लगभग ये 3,34,00,000 के लगभग ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जिन बच्चों को अभी विजुअल करेक्शन के लिए चश्मों की ज़रूरत है। पर पैसे की, पहली चीज़ तो डायग्नोस नहीं हो रही है चीज़, दूसरी चीज़ पैसा नहीं है, इस वजह से वो चश्मा खरीद ही नहीं पाते, और चश्मा नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आ रही है उनको, पढ़ कहाँ पाएंगे। ये जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स है, अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स का मतलब प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है और उसको हम करेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे का पूरा जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है ये, ठीक है। असर रिपोर्ट है 2018 की, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब आप देखो
असर के हिसाब से कि 5वीं क्लास के बच्चे जितने भी हैं उनमें लगभग 50.3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दूसरी क्लास की बुक्स को पढ़ भी नहीं पाते हैं। 8वीं क्लास के बच्चे, उनमें से 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेनली हम बात करें यहाँ पे, ये जो सेकंड डेटा है 8वीं क्लास वाला, ये गवर्नमेंट स्कूल्स का, वो सिंपल डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ये जो विजन का, जो इम्पेयर्ड विजन का जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिखेगा नहीं तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? पढ़ने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी अगर दिखेगा नहीं तो बच्चे को, है कि नहीं? वैसे बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, अपने हिसाब से जगह चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास ला करके देख लेते हैं, वो मैनेज करते हैं, पर उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस विजुअल जो एरर में इम्पेयरमेंट है, इसको करेक्ट हम नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण कि हाँ, जागरूकता की कमी है बच्चे में भी। बच्चे को तो कैसे पता पड़े? अब उनको यही नहीं पता कि हाँ जी मेरे ये दिख नहीं रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चा जब तक प्रॉब्लम को नहीं बताएगा, वैसे माँ बाप कैसे ध्यान देंगे या टीचर्स कैसे ध्यान देंगे? तो एक तो बच्चे की अवेयरनेस की कमी, दूसरी टीचर की अवेयरनेस की कमी कि वो अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर माता पिता की अटेंशन की कमी कि भाई आप कैसे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या कर रही है कि अफोर्डेबल रिफ्रैक्टिव सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। उसका मतलब कि जो हम चश्मे की दुकान पे जाते हैं, आई टेस्ट करवाते हैं, फिर बाद में अपना चश्मा ऑर्डर कर देते हैं, तो वो सारा पैसे वाले काम हो गए। तो ऐसे में पैसे की जब शॉर्टेज है तभी तो बच्चा अगर चाह कर भी चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, प्रॉब्लम आ गई। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि एक अफोर्डेबल करेक्टिव ग्लासेस अवेलेबल, वही अगेन पैसा आ गया, टेस्टिंग टाइम पे नहीं हो रही है और ग्लासेस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, पैसे की कमी की वजह से। और एक है कल्चरल डिस्टिंक्टिव इंसेंटिव्स। कैसे कि आप चश्मे को लेकर के एक तरीके का टैबू, बैटरी बोल देते हो, लाइक दैट, राइट? तो वो उस तरीके से चश्मे को बनवा भी लिया तो वो पहनते नहीं है। तो वो सारी चीजें मिला करके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके, अब राजेंद्र प्रसाद यादव का जो केस है वो तो हमने देख लिया कि उनको तो टाइम पे सारा रिकग्निशन मिल गया और अपनी तरीके से वो निकल गए इस प्रॉब्लम से। पर 15 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं हमारे देश में, उनमें आप मान के चलो लगभग 36 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल के कम उम्र में हैं। 29% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। उनमें अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिलती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम काम करे तो बात बने। कैसे किया जाए? देखो, हमारे यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है वो चल रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं चल रहा, पर वही चीज़ है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, स्कूल बेस्ड विजन स्क्रीनिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, डिटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और विजन क्यों डिक्लाइन हो रहा है उसका कारण भी पता होना चाहिए, एक बच्चा क्यों देखने में प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। तो ये सारे पार्ट हैं किसके? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। पर वही चीज़ है कि इसका कवरेज जो है वो इतना अच्छे से नहीं है जितना हो सके। जैसे यहाँ पर गुजरात का एग्जाम्पल दिया है, गुजरात बेस्ट परफॉर्मर है, जिसमें लगभग 7.5 लाख के लगभग चिल्ड्रन है, उनको रिफ्रैक्टिव करेक्शन की ज़रूरत है। पर आप देखो कि वहाँ पर अभी भी केवल 96,000 बच्चों को ही बेनिफिट मिल पाया है। तो कहाँ बेनिफिट मिल रहा है? कहाँ पर ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है प्रॉपर काम कर पा रहा है? इसके लिए राइटर अपनी तरफ से एक डेनिश एजेंसी, ठीक है, डेनमार्क की एक कंपनी एजेंसी है जिसका नाम है डेनिडा, उसके द्वारा इंडिया में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किया जा रहा है। उसमें क्या है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अब ट्रेनिंग भी किस तरीके की, वो प्रोग्राम जो है वो है इस तरीके से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, या ऑप्टोमेट्रिसिस्ट। ये क्या होता है? आई साइट से रिलेटेड जो जैसे आंखों की स्ट्रक्चर कैसी है, आंखों में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कि दिखने में प्रॉब्लम आए एक इंडिविजुअल को, वो सारी लर्निंग दी जाती है। अच्छा, मेन वो टीचर्स कौन से हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है? विमेन टीचर्स, और विमेन में भी जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं जो कि थोड़ा सा आंखों के स्ट्रक्चर को और इनको बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हों। इससे क्या बेनिफिट होता है कि वो टाइम पर बच्चों की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएंगे। अब जब टीचिंग लेवल पे ही डिटेक्शन हो जाएगा तो वो स्लिप बना करके और बच्चे को भेज देंगे कि भाई ये पास में शॉप है, वहाँ पर जा और तेरी आंखें चेक करा ले, और फिर वहाँ पर वो बच्चा जा करके ऑप्टिशियन के पास में जा करके अपना चेक करवा लेगा और चश्मा बनवा लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर ये चीज़ जो चल रही है ये केवल 5 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है।
अब क्या हम किसी डेनिडा जैसी एजेंसी पे 100% रिलाई कर सकते हैं कि हाँ पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट हो? नहीं, पर ये प्रैक्टिस अच्छी है, इससे लर्न किया जा सकता है। हम हमारी जो वुमेन टीचर्स है, जो वुमेन हो या मैन टीचर्स हो, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा सकती है जिस तरीके से डेनिडा ने दी है। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे मतलब प्रॉपर एक ऑप्टिशियन से अपना ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, चश्मा नहीं बनवा पाते हैं, उनका स्कूल में डिटेक्शन हो जाए कि हाँ जी इनके साथ में आंखों में ये प्रॉब्लम है, इसको ये सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। फिर चाहे हम वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करें या मेडिकल कॉलेजेस में ये फैसिलिटी करें, ठीक है, कि बच्चे जाकर के अपना खुद का चेकअप करवाएं, रूटीन चेकअप करवाएं, तब जाकर के ये काम ठीक हो पाएगा। नहीं तो क्या है, देखो आपको पता है कि नहीं दिखने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे अगेन मैं बोलूँगा कि राजेंद्र प्रसाद यादव जी का जो केस है, वो तो सीधी सी बात है कि उनको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल गया तो चश्मा बनवा करके पढ़ करके आगे बढ़ गए, ठीक है। क्या सबकी किस्मत ऐसी होती है? नहीं, इसलिए करेक्शन होना ज़रूरी है। हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है, पेरेंट्स का अवेयर होना, इन सारी चीज़ों को मिला करके देखें तब जा करके एक बच्चे में कि फिजिकली जो चैलेंजेस हैं उनको आप टैकल कर पाओगे, तब जा करके वो लर्निंग आउटकम दे पाएंगे अपने को प्रॉपर। तो ये अपने आप में एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ऐड हो गया, एक डिफरेंट डायमेंशन है ये, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।